हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अमन सिंह में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में आज हम पढ़ेंगे यूएसए से जितने भी प्रावधान लिए गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में देखा था जो ब्रिटेन के प्रावधान से यानी कि ब्रिटेन के संविधान से जितने भी स्रोत लिए गए हैं उसके बारे में देखा था। आज हम देखेंगे यूएसए से जो भी जितने भी स्रोत लिए गए हैं उसके बारे में देखेंगे। हमारा जो टॉपिक है वह है संविधान का स्रोत है। तो हम लोग आज देखेंगे यूएसए के बारे में, यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अगर पहला बात करें यानी कि यूएसए के संविधान से, तो वह लिया गया है मूल अधिकार, यानी कि मूल अधिकार जो लिया गया है वह यूएसए के संविधान से लिया गया है। जो मूल अधिकार है इसको हम पढ़ेंगे जब जब भाग जब भाग 3 पढ़ेंगे तब इसको हम पढ़ेंगे। और यानी कि हम बस अभी इतना जानते हैं कि जो मूल अधिकार है वह लिया गया है कहाँ से, यूएसए से लिया गया है। और इसके आगे देखें यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद है लिया गया है वह अभी अमेरिका से यानी कि यूएसए से लिया गया है। और जो तीसरा है तो इसको भी हम जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे। अभी हम बस ये जाने कि जो उपराष्ट्रपति का पद है वह लिया गया है यूएसए से लिया गया है। और जो तीसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो इसके बारे में हम देखेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या होती है। और जो चौथा है न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, इसको हम देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करें तो न्यायपालिका का जो शासन का 3 अंग होता है वह होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो शासन का 3 मेन अंग होता है, यानी कि अगर हम बात करें शासन का शासन का जो 3 अंग होता है, यानी कि शासन का अगर प्रमुख अंग की बात करें तो यह होता है 3 प्रकार का होता है। यानी कि एक जो होता है वह होता है विधायिका, और जो दूसरा होता है कार्यपालिका, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हम लोग पढ़ रहे हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस तरह से उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो विधायिका का काम है कानून बनाना, अगर कानून लागू करने की बात करें तो वह काम है कार्यपालिका की, कानून को लागू करना। कानून का लागू करने की बात करें तो वह कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। अगर न्यायपालिका की बात करें तो यह रक्षा करता है, यानी कि इसका काम है रक्षा करना, यानी कि जो एक्ट या बिल है वह किस तरह से मतलब जनता के ऊपर प्रभाव डाल रहा है उसकी हितों का रक्षा करना। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा जो शासन के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हम लोग चर्चा करेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में, यानी कि न्यायपालिका किस तरह से इनसे अलग है उसके बारे में देखेंगे। अगर हम बात करें न्यायपालिका की स्वतंत्रता की, तो जो विधायिका है उसी में से बना है कार्यपालिका, यानी कि विधायिका में से ही हमारा बना है कार्यपालिका, विधायिका में से ही हमारा कार्यपालिका बना है। यानी कि विधायिका में से ही कार्यपालिका बना है, और जो न्यायपालिका है यह दोनों से अलग है। यानी कि जो न्यायपालिका वह इनसे अलग है। यानी कि हमने देखा जो विधायिका है वह कार्यपालिका से ही बना है, यानी विधायिका जो है कार्यपालिका से बना है, और जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वह इनसे अलग है। यानी कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, जो न्यायपालिका है वह इससे अलग है। तो हम लोग देखेंगे विधायिका कार्यपालिका से किस तरह से मतलब साथ में है। अगर हम राजस्थान की बात करें, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था, जैसे हम बात करते हैं जैसे हम बात करें राजस्थान की,
जैसे हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में जो विधानसभा की सीट है वह है 200, यानी कि विधायिका कितना है, 200 है विधायिका। तो हमने बोला जो विधायिका है उसी में से कार्यपालिका बना है, तो विधायिका में से अगर यहाँ 15% का रूल लगाते हैं, 15% का रूल लगाते हैं तो लगभग 30 मंत्री, यानी कि जो राजस्थान का जो सरकार है वह 30 मंत्रियों के द्वारा यानी कि सीएम के साथ बनेगा। तो हमने देखा कि जो विधायिका में से ही कार्यपालिका बना है। जो विधायिका होती है यानी कि जो मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद को ही सरकार बोलते हैं, मंत्री परिषद को ही सरकार बोलते हैं। और इसी सरकार को हम बोलते हैं कार्यपालिका, इसी सरकार को हम बोलते हैं कार्यपालिका, कार्यपालिका। तो हमने देखा विधायिका में से ही कार्यपालिका बना है, यानी कि जो विधायिका है इसी में से जो बना है, कार्यपालिका इसी में से बना है, यानी कि विधायिका में से ही कार्यपालिका बना है, और जो न्यायपालिका है वह इससे स्वतंत्र है। तो हमने देखा यानी कि जो 200 विधायिका था यानी कि विधानसभा की सीट थी, उसी में से जो बना है वह कार्यपालिका यानी कि सरकार बना है। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे हरियाणा है, जैसे हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सीटें हैं विधायिका यानी कि 90 है। अगर इस पर 15% का रूल लगाते हैं तो लगभग 14 मंत्री बनेंगे, यानी कि मंत्री परिषद यानी कि जो हरियाणा का सरकार बनेगा वह 14 मंत्रियों के साथ बनेगा। तो हमने देखा विधायिका में से ही कार्यपालिका बन रही है, यानी कि विधायिका में से ही जो सरकार है यानी कि कार्यपालिका बन रही है। जैसे अगर केंद्र के स्तर पर बात करें, अगर केंद्र के स्तर पर बात करें तो लोकसभा में 545 सीटें हैं, 545। अगर इस पर 15% का रूल लगता है तो लगभग 82, यानी कि पीएम के साथ। तो हमने देखा जो विधायिका है इसी में से कार्यपालिका का गठन हो रहा है, यानी कि विधायिका में से ही कार्यपालिका बन रहा है। तो यह जो संविधान निर्माता थे उनको यह बात पता था कि अगर हम विधायिका में से ही कार्यपालिका को बना रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह एक साथ एक ही फैसला ले, यानी कि यह जो है वह एक साथ चलेंगे, यानी कि जरूरी है कि जो कार्यपालिका चाहेगा वही विधायिका करेगा, यानी कि जो विधायिका चाहेगा वही कार्यपालिका चलेगा। ये जो दोनों है वह एक साथ ही चलेंगे, क्योंकि यह एक में से ही एक का बन रहा है, एक में से ही दूसरे का निर्माण हो रहा है। यानी कि हम लोगों ने देखा हम लोगों ने देखा जो विधायिका है उसी में से कार्यपालिका बन रही है, और जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है। तो संविधान निर्माताओं को यह बात पता था कि अगर एक में से एक का निर्माण हो रहा है, यानी कि विधायिका में से अगर कार्यपालिका का निर्माण हो रहा है तो वह इसके विरुद्ध, यानी इसके विरुद्ध जो कार्यपालिका यानी सरकार है यह इसके विरुद्ध काम नहीं कर सकती। अगर यह काम करना चाहेगी भी तो यह इसको साथ देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान में कितनी सीटें हैं, 200 है, और 200 पर अगर 15% का रूल लगाते हैं तो 30 बनते हैं, यानी कि 30 मंत्री परिषद को ही कार्यपालिका बोला जाता है। यानी कि 30 अगर बन गए, यानी कि राजस्थान की अगर बात करें तो 200 का विधायिका बन गया। अगर 30 कार्यपालिका बने तो 170 बाहर हैं, यानी कि विधायिका जो है 170 है। तो हमने देखा जो संविधान निर्माताओं थे उनको यह बात पता था कि जो कार्यपालिका है वह इसके विरुद्ध काम नहीं कर सकती, क्योंकि यह दोनों का जो स्ट्रक्चर है वह एक से निर्माण हुआ है, यानी कि विधायिका से ही कार्यपालिका का गठन हुआ है। तो यह इसके विरुद्ध जाकर काम नहीं कर सकती। अगर इसके विरुद्ध अगर यह जाकर काम भी करती है तो यह क्या करेगा, यानी विधायिका क्या करेगा, यानी कि अगर इसके विरुद्ध जाकर काम करेगा तो यह अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है, और यह पास भी हो जाएगा। क्योंकि पास हो जाएगा
क्योंकि यह जो कार्यपालिका है यहाँ पर 30 लोग हैं और यहाँ पर विधायिका की बात करें तो यहाँ पर 170 लोग हैं, यानी कि इससे ज़्यादा संख्या यहाँ पर है। जब यह यानी कि अगर कार्यपालिका जो है वह इसके विरुद्ध अगर जाकर काम करना चाहेगी तो जो विधायिका है वह एक प्रस्ताव पास कर देगी, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पास करेगी। इससे यह पास भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की बात करें संख्या की तो यह 170 जनसंख्या है, लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो यह 30 ही है, तो यह पास हो जाएगा। अगर जब यह पास हो जाएगा तो यह विधायिका जो है अगर इसके विरुद्ध जाकर ये काम करती है कार्यपालिका, तो यह बोल देगी कि जो कार्यपालिका है हमको उन पर विश्वास नहीं है। अगर ऐसा होता है, यानी कि अगर कार्यपालिका जो है वह इसके विरुद्ध जाकर काम करती है तो जो विधायिका है वह बोल सकती है कि इनके प्रति हमें विश्वास नहीं है। यह बोल सकती है कि इनके प्रति हमें विश्वास नहीं है, जिससे क्या होगा कि यहाँ की जो सरकार होगी वह गिर जाएगी। तो हमने देखा कि जो विधायिका है उसी में से कार्यपालिका का निर्माण हो रहा है, और जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र रखा गया है। जो न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। संविधान निर्माताओं को यह बात पता थी कि जो अगर हम एक ही में से अगर कार्यपालिका का निर्माण हो रहा है तो वह एक ही साथ, यानी कि अगर एक बाप है तो यह इसका बेटा होगा, यह इसके विरुद्ध जाकर दोनों काम नहीं कर सकते। इसके लिए जो न्यायपालिका है इसको स्वतंत्र रखा गया, इसीलिए इसको स्वतंत्र रखा गया। अगर हम बात करें इसकी, जैसे तो हम लोगों ने देखा जो विधायिका है उसी में से कार्यपालिका का निर्माण हो रहा है, और जो न्यायपालिका है वह इससे स्वतंत्र है। अगर हम बात करें 2018 की, यानी कि 31 मार्च 2018 से पहले जो आधार कार्ड था, यानी कि 31 मार्च 2018 की अगर हम बात करें तो जो सरकार थी वह कोई भी अगर काम हो, जैसे कोई भी अगर मोबाइल से हो या कोई भी अगर लिंक कहीं भी कराना होगा तो वह आधार कार्ड को मान्यता ज़्यादा प्रदान करती थी। जिससे क्या हुआ, लोगों ने इसका विरोध किया और लोगों ने हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट गए तो इन्होंने, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बोला कि आप जो है आधार कार्ड के प्रति इतना मतलब फोर्स क्यों कर रहे हैं, तो सरकार ने कहा कि हम लोग जो हैं वह आधार कार्ड को मान्यता ज़्यादा प्रदान कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को एक आईडी बनाना है कि मतलब कौन जो व्यक्ति है वह कहाँ का निवासी, यानी कि कहाँ का है। तो सर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला कि आप इतना आधार कार्ड के लेकर इतना फोर्स मत कीजिए, यानी कि जैसे वोटर कार्ड है और राशन कार्ड है, इसको भी आप लागू कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वह आधार कार्ड को इतना मान्यता दे रहे हैं, यानी कि अगर कोई भी आईडी है उसको आप लागू कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आधार कार्ड ही जरूरी है। सबसे जो मान्यता प्राप्त है वह आधार कार्ड को आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबसे जो मान्यता आप देंगे वह आधार कार्ड को ही देंगे, यानी कि आप पिन कार्ड जैसे राशन कार्ड और जैसे वोटर कार्ड जो है वह भी आप कोई भी फार्म में लगा सकते हैं। तो अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं होती तो सरकार अपना जो मनचाहा काम है वह कर सकती थी। अगर बात करें यानी कि लगभग 2018-19 की बात है, जो योगी थे यानी कि यूपी के सीएम जो थे, इनके प्रति 2-4 लोगों ने कमेंट कर दिया, यानी कि ट्वीट कर दिया, कुछ अपना कुछ अलग कुछ मतलब गलत इनको ट्वीट कर दिया। यानी कि यूपी के जो सीएम थे उनके प्रति 3-4 लोगों ने गलत कुछ ट्वीट कर दिया। तो क्या हुआ, वहाँ पर जो यूपी पुलिस थी तीनों लोगों को ले गई और जेल में मतलब बंद कर दी। तो इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट यानी हाई कोर्ट जब गए इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका जब इन्होंने बताया कि आप किसी के प्रति यानी कि अपना जो विचार रख रहे हैं वह गलत नहीं है, क्योंकि जो न्यायपालिका है वह तो स्वतंत्र है, आप किसी के प्रति भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप मतलब उल्टा बोल रहे हैं, सीधा उल्टा नहीं बोल सकते, यानी कि अपना जो भावना है वह व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन किसी के प्रति
किसी के प्रति गलत चीज़ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने बस अपना जो मत था वह तीनों लोगों ने रखा था। तो इनको तीनों जो लोग थे इनको छोड़ दिया गया, इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि न्यायपालिका जो है यह इनसे अलग है, यानी कि न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती तो हम आज सरकार के प्रति जो भी बोलते हैं तो वह सरकार उस पर एक्शन कर सकती है, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता के कारण ही आज हम किसी के मतलब सरकार के प्रति अगर कोई भी विचार रखते हैं यानी कुछ भी बोलते हैं तो वह चल जाता है, यानी कि इसलिए चल जाता है क्योंकि न्यायपालिका जो है वह स्वतंत्र है, यानी कि न्यायपालिका जो है वह इनसे विधायिका और कार्यपालिका से अलग है। इसीलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है कि हम किसी के प्रति यानी कि सरकार के प्रति कुछ भी बोल सकते हैं। इसीलिए तो हम लोगों ने देखो जो विधायिका है वह कार्यपालिका से मिलकर बना है और जो न्यायपालिका है वह इससे अलग है। लेकिन सरकार ने क्या किया, लेकिन सरकार ने सोचा कि अगर हम न्यायपालिका को अगर इसमें जोड़ देते हैं तो यह कोई भी अगर सरकार के प्रति अगर कुछ बोल रहा है तो उसको हम सजा दे सकते हैं। यानी कि सरकार ने क्या जुगाड़ लगाया कि जो न्यायपालिका है यानी कि जो न्यायपालिका स्वतंत्र है इसको हम इसमें लाकर जोड़ देते हैं कि कोई जो व्यक्ति है वह सरकार के प्रति अगर कुछ बोल रहा है तो उसको हम दंड दे सके। तो इन्होंने क्या किया, सरकार ने क्या किया, लगाया 99वां संविधान संशोधन। उन्होंने क्या किया, 99वां संविधान संशोधन उन्होंने लगाया। 99वां संविधान संशोधन 2015 में उन्होंने 99वां संविधान संशोधन लगाया और NJSC को जोड़ा है। NJSC इसका मतलब क्या होता है, NJSC मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, यानी कि जो न्यायपालिका है इसको इसमें जोड़ने के लिए, यानी कि न्यायपालिका जो स्वतंत्र है यानी कि जो भी व्यक्ति अगर सरकार के प्रति कुछ बोल रहा है तो वह न्यायपालिका के कारण वह बच जाता है, यानी क्योंकि न्यायपालिका जो है वह स्वतंत्र है। तो सरकार ने क्या सोचा कि अगर हम न्यायपालिका को इसमें अगर लाकर जोड़ देते हैं तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के प्रति कुछ गलत बोल रहा है या कमेंट कर रहा है तो उसको हम सजा दे सकते हैं। इन्होंने क्या किया, जो न्यायपालिका है उसको इसमें लाने के लिए इन्होंने 99वां संविधान संशोधन किया 2015 में, और इन्होंने एक समिति का गठन किया जो कि राष्ट्रीय न्यायिक से नियुक्ति थी। यह क्या था, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति क्या था, इसको जानने से पहले हम समझते हैं कि जो यानी कि सुप्रीम कोर्ट है इसकी नियुक्ति कैसे होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी नियुक्ति कैसे होती है। तो इसकी अगर नियुक्ति की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की अगर इसकी नियुक्ति की बात हम करें तो इसमें एक होता है, इसके लिए एक नियुक्ति मंडल का गठन किया जाता है। इसके लिए एक नियुक्ति मंडल का गठन किया जाता है। इसमें कौन कौन लोग होते हैं, एक होता है CGI यानी कि मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश एक होता है मुख्य न्यायाधीश, और इसमें 4 जो होते हैं, 4 यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ही 4 जो होते हैं वो 4 सीनियर जज होते हैं, 4 सीनियर जज होते हैं। और यही जो लोग हैं यानी कि 4 लोग ये और एक CGI, यही जो लोग होते हैं वह राष्ट्रपति को एक नाम भेजेंगे। यानी कि हम देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी नियुक्ति के बारे में देख रहे हैं, नियुक्ति के बारे में इसको जानने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कैसे होती है। यानी कि हम लोगों ने देखा एक होता है भारत का CGI यानी कि मुख्य न्यायाधीश होता है, और 4 जो होते हैं वह सुप्रीम कोर्ट के ही 4 जो सीनियर जज होते हैं वह होते हैं। यानी कि यही जो 5 लोग होते हैं वह राष्ट्रपति को एक नाम भेजेंगे, और वह इसी के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी नियुक्ति होती है। तो इन्होंने क्या किया था, सरकार ने क्या किया, 99वां संविधान संशोधन लाया और 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक संयुक्त नियुक्ति के द्वारा इन्होंने बताया कि जो जैसे
सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति हो रही है, तो इन्होंने बताया कि अगर इसमें एक इन्होंने बताया कि इसमें एक भारत का आप इसमें देख रहे हैं कि जो सरकार है उसका इसमें हस्तक्षेप नहीं है, यानी कि इसमें जो है वह सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज हैं और एक सीजीआई है। यानी कि हम लोगों ने देखा इसमें यानी कि सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति में जो सरकार है उसका हस्तक्षेप नहीं है, यानी कि कोई भी लोग इसमें सरकार का नहीं है। लेकिन सरकार ने क्या किया, 99वां संविधान संशोधन लगाया 2015 में। इन्होंने बताया कि इसमें एक व्यक्ति यानी कि भारत का विधि मंत्री को जोड़ दिया जाए। यानी कि 99वां संविधान संशोधन में यही था कि भारत के एक विधि मंत्री को जोड़ दिया जाए। अगर भारत के विधि मंत्री को अगर इसमें जोड़ दिया जाएगा तो कोई भी अगर व्यक्ति को मतलब सुप्रीम कोर्ट में अगर नाम देना होगा तो इससे भी पूछना पड़ेगा। यानी कि इससे क्या होता है, इससे क्या हुआ, इसमें सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया, यानी कि सरकार भी इसमें अपना हस्तक्षेप बढ़ा ली। यानी कि 99वां संविधान संशोधन में यही था कि सरकार ने कहा कि इसमें एक विधि मंत्री को जोड़ दिया जाए, जिससे क्या होगा कि इसमें भी सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। लेकिन जो पहले था वह सरकार इसमें नहीं घुस रही थी। यानी कि इसमें जो देखा जाए तो सीजीआई, एक भारत के सीजीआई थे और 4 जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो इन्होंने क्या किया, इसमें सरकार के लोग यानी कि सरकार के जो थे अपने व्यक्ति को घुसाने के लिए यानी विधि मंत्री को जोड़ने की बात की। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट थी इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ करना होता तो जब संविधान बना तो उस समय के निर्माताओं ने इसमें जोड़ा होता। लेकिन उनको इस बात की जानकारी थी कि अगर विधायिका में से ही कार्यपालिका का गठन हो रहा है तो यह दोनों मिलकर ही काम करेंगे, इसीलिए इन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्र इसको रखा। तो जो न्यायपालिका है इन्होंने बताया कि ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा, यानी कि ये जो कानून था इसको खारिज कर दिया। यानी कि 99वां जो संविधान संशोधन था इसको खारिज कर दिया। और इन्होंने बोला कि जो पहले यानी कि जिस तरह से पहले नियुक्ति होती थी भारत का सीजीआई और 4 जो सीनियर जज थे उसी प्रकार से होगी। यानी कि ये जो 99वां संविधान संशोधन था, जो विधि मंत्री को जोड़ने की सरकार बात कर रही थी, इसको खारिज कर दिया। तो हम लोगों ने देखा विधायिका में से ही कार्यपालिका का गठन हुआ है और जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती तो हम आज जो सरकार के प्रति कुछ बोल रहे हैं तो उसको सरकार हमको दंड भी दे सकती थी। यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के कारण ही हम कुछ सरकार के प्रति बोल सकते हैं। तो हम लोगों ने इतना देखा। इसके आगे देखते हैं यूएसए में, जो यूएसए का है अगर हम यूएसए की बात करें तो यहाँ पर जो है न्यायपालिका वह तीनों यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका तीनों अलग अलग है। यानी कि अगर यूएसए की हम बात करें अमेरिका की तो यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों अलग अलग है। यानी कि तीनों जो है वह पृथक के रूप में काम करते हैं। यानी कि अगर कोई जो मान लीजिए कोई विधायिका गलत काम कर रहा है तो इसका दबाव कार्यपालिका का इस पर दबाव रहेगा। लेकिन हम लोगों ने भारत में देखा विधायिका में से ही कार्यपालिका बन रहा है तो वह किसी के विरुद्ध जाकर काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है वह तीनों अलग है, यानी कि तीनों स्वतंत्र हैं। और तीनों के ऊपर एक दूसरे का दबाव भी रहता है। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ पर पृथक्करण का सिद्धांत काम करता है। यहाँ पर पृथक्करण का सिद्धांत काम करता है, यानी कि नियंत्रण व संतुलन पृथक्करण है। यानी कि यहाँ पर यूएसए की अगर बात करें तो यहाँ पर पृथक्करण का सिद्धांत है। लेकिन हम लोगों ने भारत के बारे में देखा तो भारत का जो विधायिका था, विधायिका से ही कार्यपालिका बन रहा है। अगर इंग्लैंड की बात करते हैं अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो वहाँ का जो ढांचा है वह भारत के जैसा ही है। अगर इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ जो है वहाँ पर भी जो विधायिका है
जो विधायिका है वहीं उसी में से ही कार्यपालिका का गठन हुआ है। यानी कि हम लोगों ने देखा भारत में जो है वह विधायिका में से ही कार्यपालिका का गठन हो रहा है, और जो न्यायपालिका है वह इससे स्वतंत्र है। अगर इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर भी वैसी स्थिति है जैसे कि विधायिका में से ही कार्यपालिका का गठन हुआ है। अगर हम बात करें न्यायपालिका का खतरा के बारे में, अगर हम बात करें न्यायपालिका के खतरा के बारे में, यानी कि अगर न्यायपालिका के खतरा के बारे में देखें तो हम लोगों ने यानी कि जो रंजन गोगोई थे यानी कि सीजेआई थे, वह फिलहाल में यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश थे वह फिलहाल जो है वह राज्यसभा के सदस्य हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि ये जो है वह अपने लाभ के पद के लिए ऐसा किया है, यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य जाकर बन गए हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि हम लोग अगर जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता थी इस पर खतरा पड़ रहा है, क्योंकि जो इनके सीजेआई थे वह फिलहाल जो है वह कार्यपालिका यानी कि जो इनसे अलग था, यानी कि जो न्यायपालिका था जैसे न्यायपालिका इनसे स्वतंत्र था, तो यहाँ के जो सीजेआई थे वह राज्यसभा के सदस्य जाकर बन गए हैं। तो इनको यह माना जाएगा यह अपने लाभ के पद के लिए ऐसा किया है। तो आगे चलकर जो भी अगर सीजेआई आएंगे तो अगर वो ऐसा विचार रखते हैं कि अगर हम इनके प्रति अगर जैसे कार्यपालिका और विधायिका है अगर इनके प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे तो आगे चलकर हमको किसी मतलब राज्यसभा या लोकसभा में संसद का मौका मिल सकता है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो जो न्यायपालिका है उस पर खतरा है। ऐसे देखा जाए तो न्यायपालिका की अगर खतरा की बात करें तो देखा जाए तो जो रंजन गोगोई थे वो फिलहाल जो सीजेआई में थे यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे, वह फिलहाल जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में यानी कि सांसद के रूप में काम कर रहे हैं। तो यह देखा जाए तो खतरा के रूप में यानी कि जो आने वाले हैं वो अगर यही विचार रखते हैं तो इससे यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंध में कुछ अच्छा मतलब संबंध से जुड़ सकते हैं, यानी कि इससे जुड़ सकते हैं, जिससे जो न्यायपालिका का स्वतंत्रता है वह खतरे में आ सकता है। तो हम लोगों ने देखा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में। इसके आगे देखते हैं न्यायिक पुनरीक्षण के बारे में या पुनर्वालोकन का सिद्धांत के बारे में देखते हैं। ये भी जो है वह लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। अगर न्यायिक पुनरीक्षण की बात करें तो इसका मतलब यह होता है जैसे अगर कोई भी अगर सरकार कोई बिल लाती है, जैसे लोकसभा से राज्यसभा फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो कोई भी अगर बिल लाती है तो वह जो होगा वह जनता के, इसका मतलब यह हुआ कि न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब कि अगर कोई भी बिल अगर जनता के पास जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह डायरेक्ट इसको कोई भी बिल को रद्द कर दे, यानी कि कोई भी बिल को खारिज नहीं कर सकता। पहले जो क्या होगा, पहले यह जनता के पास जाएगा, अगर जनता इसका विरोध करेगी कि यह अच्छा नहीं है तब जाएगा फिर हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उसके बाद से वह इस पर विचार करेगा कि यह अगर अच्छा है तो यह इसको लागू कर सकता है, नहीं तो यह इसको रद्द भी कर सकता है, यानी कि इसको खारिज भी कर सकता है। तो हम लोगों ने देखा न्यायिक पुनरीक्षण क्या है। न्यायिक पुनरीक्षण की बात करें तो कोई भी बिल होगा तो वह तुरंत सुप्रीम कोर्ट जो है वह इसको खारिज नहीं कर सकता। सबसे पहले जनता में जाएगा और जनता का प्रति इसके प्रति अगर गलत अगर लगेगा कि जनता के लिए गलत है तो तब यह इसमें जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और इसको लगेगा कि यह अच्छा नहीं है तब इसको जाकर रद्द कर सकता है। तो हम लोगों ने देखा न्यायिक पुनरीक्षण के बारे में। इसके पहले देखा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में देखा कि यानी कि जो न्यायपालिका है वह इनसे अलग है। और फिर जो मूल अधिकार है इसको हम जब भाग 3 पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। जो कल का एक टॉपिक छूटा था यानी कि यूएसए से जो प्रावधान लिया गया था उसमें एक टॉपिक छूटा था, यानी कि हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में जैसे कोई भी बिल था जैसे विधानसभा और विधान परिषद और फिर राज्यपाल के पास जाएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने यह टॉपिक जो छूट गया था, अगर कोई भी बिल होगा तो यहाँ से जाएगा
तो यहाँ पर केवल 4 महीने, यानी कि विधानसभा की जो अवकात है वह 4 महीने ही है। विधानसभा के किसी भी बिल को यह केवल 4 महीने ही रोक सकता है। इसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा, उसके बाद से जो प्रक्रिया है वह आगे बढ़ेगी। अगर बात करें जहाँ पर विधानसभा नहीं, यानी कि अगर विधान परिषद जहाँ पर नहीं है तो वह वहाँ पर क्या होगा, यानी कि सबसे पहले विधानसभा, उसके बाद से विधान परिषद नहीं है तो डायरेक्ट राज्यपाल के पास जाएगा, डायरेक्ट राज्यपाल के पास जाएगा। अगर बात करें विधानसभा की, अगर मान लीजिए कोई बिल अगर विधान परिषद में स्टार्ट होता है, कोई बिल अगर विधानसभा परिषद में स्टार्ट होता है तो वह विधान परिषद में स्टार्ट होगा, फिर जाएगा विधानसभा में। लेकिन इसमें कोई बांड नहीं है कि यह कितना समय तक रोक सकता है। इसका मन जितना चाहे वह उतना मतलब दिन तक रख सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो विधान परिषद है वह केवल विधानसभा के किसी भी बिल को केवल 4 महीने ही रोक सकता है। लेकिन यहाँ पर विधानसभा जितना समय तक चाहे वह इसको बिल को रोक सकता है। तो हम लोगों ने यह इससे स्पष्ट होता है कि जो विधानसभा है इससे मजबूत है, यानी कि जो कमज़ोर है वह विधान परिषद इससे कमज़ोर है। यानी विधानसभा से अगर कमज़ोर की बात करें तो वह विधान परिषद है, क्योंकि विधानसभा के किसी भी बिल को यह विधान जो परिषद है वह केवल 4 महीने ही रोक सकता है। तो इसके आगे एक और टॉपिक छूटा था, उसके बारे में देख लेते हैं। अगर बात करें बिल की, तो बिल कौन पेश करता है? जो बिल है वह कौन पेश करता है, यानी कि लोकसभा है और राज्यसभा। जैसे कोई भी बिल था, जैसे लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो हम लोगों ने पढ़ा था निचले सदन का 15%, यानी निचले सदन का 15%, यानी कि 82, जो 82 होंगे यही बिल पेश कर सकते हैं। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और उसके बाद से राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो यही जो होंगे यानी कि 82 लोगों में से ही मतलब बिल पेश करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 82 ही करेंगे, यानी कि जितने भी सांसद होंगे, यानी कि MP होंगे, जितने भी सांसद होंगे यह भी बिल को पेश कर सकते हैं। तो हम लोग कल इसके आगे देखेंगे, यानी कि जो अलग प्रावधान लिया गया है इसके बारे में देखेंगे कल। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।